Hello friends, welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स, आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ऑन 7th of February 2024 द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ उत्तराखंड एक्ट 2024, making Uttarakhand the first state in India to have a law on the uniform civil code after independence। मतलब देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है, बनाया है। ओके, इन दिस रिगार्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी ने डिस्क्राइब किया था इस मूवमेंट को, दैट इज हिस्टोरिक मूवमेंट फॉर द कंट्री। ओके, तो हमने कहा इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड पहला राज्य बना है देश का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है। लेकिन जो गोवा है हमारे स्टेट का, वो आपके इंडिपेंडेंस से पहले ही उसके राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया था, जो कि पोर्चुगीज के द्वारा लाया गया था 19th सेंचुरी में। पोर्चुगीज के द्वारा क्यों लाया गया था? क्योंकि जो गोवा था वो एक पोर्चुगीज कॉलोनी था। ओके, ये इसके कुछ पॉइंट हो गए। लेकिन उत्तराखंड जो है वो देश के आजादी के बाद बनने वाला पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाया है, पास किया है। ओके, चलिए अब जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ठीक, ये इम्प्लीमेंट है आपका पर्सनल लॉ ऑफ सिटीजंस विच अप्लाई ऑन ऑल द सिटीजंस इक्वली रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ओके, करेंटली में देखा जाता है तो जैसे रिलीजन के बेस पे हिंदुज्म है, मुस्लिम है, तो उनकी अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से जो भी आपका पर्सनल लॉ हो गया, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबका जो आपके पर्सनल मैटर्स होंगे वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे आपके कोर्ट में। ओके, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, ये जो आप हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये हमारा आर्टिकल 44 कहता है, इंडियन स्टेट को कहता है कि अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड कॉमन लॉज फॉर द ऑल इंडियन सिटीजन्स। ओके, ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, आर्टिकल 44 कहता है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। चलिए, अब तो ये हो गया हमारा। देखिए, ये जो पर्सनल लॉ का जो कह सकते हैं जो मैटर है ना, ये बहुत एंशियंट टाइम से नहीं चला आ रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राज ने लेकर आया था। सबसे पहले उनका मोटिव था कि डिवाइड किया जाए। ठीक, तो उन्होंने इस चीज को लागू किया। पर्सनल लॉ जो था वो फर्स्ट फ्रेम बाय ब्रिटिश राज एंड ड्यूरिंग देयर टाइम फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम सिटीजन्स। ओके, ऐसा था उनका, ये मानना था कि अगर इनमें ज्यादा यूनिटी होगी तो वो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उनका एक ये था कि डिवीजन करो, डोमेस्टिक डिवीजन बनाया जाए, रिलीजन बेस्ड आपका डिवीजन बनाया जाए। तो ये करना धरना जो था, पर्सनल लॉ लाना, ये किनका था? ये ब्रिटिश राज का इंडिया में था। ये कुछ पॉइंट्स हो गए इसके हिस्ट्री में देखे तो। अब चलिए, पूरे वर्ल्ड में किन किन स्टेट्स के पास यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो आउट ऑफ 139 member states of the United Nation, only 8 countries have a uniform civil code, जो कि इंक्लूड करता है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका के पास है। इवन कि पाकिस्तान का भी अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। फिर बांग्लादेश, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट एंड आयरलैंड के पास है। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम देखेंगे उत्तराखंड के क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा भारत का मैप है और ये आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत के नॉर्दर्न साइड में है, और ये जो उत्तराखंड है ये दो रीजन्स में फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इसे डिवीजन में दिया गया है। ऊपर का हिस्सा जो आपका है गढ़वाल रीजन, और जो नीचे का हिस्सा है वो कुमाऊं रीजन कहलाता है। चलिए, अब उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 आफ्टर गवर्नर सिग्नेचर ये आपका एक्ट बन जाता है। ओके, चलिए, the Uttarakhand Assembly passed the Uttarakhand Uniform Civil Code Bill 2024, becoming the first state in independent India to implement the Uniform Civil Code, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। उत्तराखंड का जो नाम है पहले क्या था? उत्तराखंड जो नाम है आपका 2007-8 में इसको चेंज किया गया। ओके, इससे पहले इसका नाम उत्तरांचल था।
सेकेंड पॉइंट कहता है दिस लेजिस्लेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेम्स फ्रॉम आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 कहता है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड रखना चाहिए, which directs the state to endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. Then चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड जो अभी प्रेजेंटली हैं आपके पुष्कर सिंह धामी जी इंट्रोड्यूस अ लॉ called the Uniform Civil Code in the State Assembly. This law has some rules for marriage, जिसमें marriage, divorce, land, आपके property, succession को लेकर होगी इसमें बातें. For everyone who lives in the Uttarakhand, no matter what religion they follow except for scheduled tribes. ये जो आपके Uniform Civil Code के provisions हैं वो आपके scheduled tribe पे लागू नहीं होंगे. बाकी राज्य में आपके जितने भी सिटीजन्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन उन पे ये लागू होगा. देन अब यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है अंडर दिस लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड मीन्स दैट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल बी ट्रीटेड इक्वली नो मैटर देयर रिलीजन कास्ट एक्सेट्रा. ओके, हर एक नागरिक को अधिकार है यूनिफॉर्म सिविल कोड का. उनमें कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी भेदभाव को नहीं लिया जाएगा. कोई पर्सनल लॉ उन पे इम्पोज नहीं होगा. ओके, इम्प्लीमेंट पर्सनल लॉ को अबॉलिश करके एक लॉ लाया गया जो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट क्रीड सब पे लागू होगा. It is a great step taken by the government of Uttarakhand. It will help lots of people to get their rights. Okay, let's go. फिर बात करते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट अनाउंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी को लिया गया था. इसमें 5 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी से पब्लिक से भी एडवाइस ली गई. मोर देन 2 लाख ओपिनियंस आए हैं इस पे. ओके, मोर देन 700 से भी ज्यादा पेजेस का आपका रिपोर्ट तैयार किया गया है. तो उसी को यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन उसके हेड आपके चेयरपर्सन थे. एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं. टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो आपके एक्सपर्ट कमेटी के हेड हैं वो कौन है. तो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रंजना प्रकाश देसाई और उनके साथ और भी जो मेंबर्स हैं जो कि इनका नाम है ऑनरेबल जज प्रमोद कोहली, श्री शत्रुघ्न सिंह, he is a IAS officer, श्री मनु गौर, सोशल एक्टिविस्ट, एंड प्रोफेसर सुरेखा डांगवाल, वाइस चांसलर दून यूनिवर्सिटी के, एंड श्री अजय मिश्रा, सेक्रेटरी RC उत्तराखंड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो इस कमेटी से रिलेटेड हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट आपका बनाया है बिल. Then Uttarakhand Uniform Civil Code. What is uniform? What is banned? And who is excluded? तो uniform across all religion, adoption rights, legal age of marriage for men 21 और women के लिए 18 ही रखा गया है मेल फीमेल के लिए. Marriage and divorce practices that comes under Muslim personal law such as halala, idat, ट्रिपल तलाक, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी को बैन किया गया. पॉलीगैमी मतलब होता है बहुविवाह. ओके, एक आदमी के एक से ज्यादा वाइफ का होना उसे हम पॉलीगैमी कहते हैं. देन हु इज एक्सक्लूडेड? ऑब्वियसली शेड्यूल्ड ट्राइब को एक्सक्लूड किया गया, उन पे नहीं लागू होगा ये प्रोविजन आपका. अब बात कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है. तो इट अप्लाइज ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड एक्सेप्ट द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ द स्टेट. देन मैरिज की बात कर लेते हैं. मैरिज से रिलेटेड क्या प्रोविजन है? तो द बिल मैंडेट्स द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस विथिन 60 डेज ऑफ सोलमनाइजेशन. शादी के 2 महीने तक आप जाके अपने शादी का अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं रजिस्ट्रार के पास. दिस प्रोविजन अप्लाइज टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड वेदर मैरिंग विथ इन और आउटसाइड द स्टेट. इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड के जितने भी सिटीजन्स हैं अगर वो अपनी शादी इस राज्य में करते हैं और राज्य के बाहर करते हैं, ओके, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. वाइल नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वुडेंट इनवैलिडेट नहीं करेगा, लेकिन पार्टीज कंसर्न में फेस पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज का पेनल्टी लगेगा नई रजिस्ट्रेशन कराने पर. फिर आते हैं इंस्टांसेस ऑफ फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन. अगर आप गलत इंफॉर्मेशन रजिस्टर कराते हैं इंटेंशनली जानबूझकर
एंड दैट वुड बी इनकर अ फाइन ऑफ 25 रुपीज का आपको फाइन लगेगा और 3 मंथ का जेल भी होगा. नो मैरिज कैन बी डिसॉल्व विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर, अदरवाइज इट वुड अट्रैक्ट इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अप टू 3 years. बिना कोर्ट ऑर्डर के आपका जो मैरिज है डिवोर्स नहीं हो सकता, डिसॉल्व खत्म नहीं हो सकता. अगर ऐसा आप अपने आप से करते हैं तो आपको 3 साल तक की इसमें सजा हो सकती है. लिव इन रिलेशनशिप का ये बहुत ही मैटर जो था आपका न्यूज में था, एंड हॉट मैटर कह सकते हैं. लिव इन रिलेशनशिप पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है. तो देखिए, इनका सिर्फ एक ही मोटो है यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पे प्रोविजन ऐड करने का. क्योंकि देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि लोग अपने घर वालों को, आसपास के लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं और एक साथ रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनके बीच में कुछ ऐसा नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता है. इसमें कभी कभी आपने केसेस भी देखे होंगे कि फीमेल का डेथ हो जाता है या इसमें मेल का भी डेथ हो जाता है. तो इन सब चीजों को, ऐसे क्राइम्स को रोकने के लिए, प्लस कभी कभी देखने में जाता है जो फीमेल होती है वो 18 ईयर से कम होती है, नाबालिग होती है, तो उसका भी मिसयूज हो सकता है. ओके, तो इन सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए ये प्रोविजंस को ऐड किया गया है उनकी भलाई के लिए. तो चलिए देखते हैं क्या वो प्रोविजंस है. एनी लिव इन रिलेशनशिप विद इन द स्टेट ज्यूरिडिक्शन विल हैव टू बी रजिस्टर्ड, कंपलसरी है अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना विवाह के एक दूसरे के साथ रहना. एंड रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कंसर्न मैन एंड वुमेन आर रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड और नॉट. ये यहाँ पे लागू नहीं होता कि आप उत्तराखंड के सिटीजन हैं, नागरिक हैं या नहीं है. ओके, अगर आप वहां पे उस स्टेट के एरिया में रह रहे हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू दैट इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू गो एंड रजिस्टर योर लिव इन रिलेशनशिप स्टेटस इन रजिस्ट्रार रजिस्टर. अब देखिए क्या है, इन केस कपल्स इन अ लिव इन रिलेशनशिप डू नॉट सबमिट देयर स्टेटमेंट, अगर नहीं अपना स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, दे विल बी सर्व अ नोटिस फॉलोइंग विद क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. उन पे मतलब क्रिमिनल केस चल सकता है, कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दैम. ओके, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Partners can terminate the relationship only by submitting a formal statement to the same effect. अगर अपना लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना है तो आपको एक फॉर्मल रजिस्ट्रार के यहाँ अपना स्टेटमेंट देना होगा. Women deserted by their live-in partners can claim maintenance through the competent court. अब इसमें क्या होगा कि अगर फीमेल को उसके मेल पार्टनर ने छोड़ दिया है बिना कोई एक्सक्यूज प्रॉपर तरीके से, तो उसका ये यहाँ पे उसको ये दिया गया है कि वो मेंटेनेंस अपना क्लेम कर सकती है. ओके, थ्रू द कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा. चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप विल बी कंसिडर लेजिटिमेट. इस रिलेशनशिप पे से अगर आपका बच्चा होता है तो वो पूरी तरह से लेजिटिमेट कहा जाएगा. ओके, देन प्रोहिबिशन ऑफ बिगैमी और पॉलीगैमी. बहुविवाह को खत्म किया गया, एक से ज्यादा कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होगा किसी का. सेक्शन 4 ऑफ द बिल स्टेट दैट नन ऑफ द पार्टीज टू न्यू मैरिज शुड हैव अनदर स्पाउस अलाइव एट द टाइम ऑफ द मैरिज. अगर आपका स्पाउस जिंदा है तो आप उसके रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते. दस इट प्रोहिबिट्स बिगैमी और पॉलीगैमी. लीगल रिकॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, द बिल हैज एबॉलिश द कंसेप्ट ऑफ इलिजिटिमेट चिल्ड्रन का ये जो कंसेप्ट था, अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा होता है तो उसको सोसाइटी में उतना अधिकार नहीं दिया जाता, या सोसाइटी लेवल पे भी देखे तो उसको उतना रिस्पेक्ट भी नहीं दिया जाता. ओके, तो ये जो माइंडसेट है नेगेटिव वाला, इसको खत्म करना है. लिव इन रिलेशनशिप में अगर आपका बच्चा होता है तो वो भी आपका लेजिटिमेट बच्चा कंसिडर किया जाएगा, और वो दोनों पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर मेल और फीमेल, कि उसका पूरा पालन पोषण करना, उसके एजुकेशन को देखना है. ये सारी चीजें इसमें आती हैं. द न्यू लॉ एक्सटेंड्स लीगल रिकॉग्निशन टू चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइडेबल मैरिजेस एज वेल एज इन रिलेशनशिप. वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये होता है कि अगर आपकी शादी हुई और वो कुछ दिन तक चली है, मान ली 1 साल 2 साल, और उससे आपका बच्चा हुआ है, तो वो भी आपका लेजिटिमेट बच्चा होगा, और वो उसमें भी आपकी दोनों की जिम्मेदारी होगी. ओके, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका 2 साल बाद डिवोर्स होता है तो वो बच्चा इलिजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा. देन इनहेरिटेंस मतलब संपत्ति में अधिकार. द बिल इंश्योर्स इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर सन डॉटर इंक्लूडिंग लेजिटिमेट, जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन जिसे अभी सोसाइटी लेवल पे माना जाता है, जो कि बॉर्न हुआ है आपका आउट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप से और वॉइडेबल मैरिजेस से, तो उसको भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ किए गए हैं. उसका वो अधिकार है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि जो एक नॉर्मल जो आपका कह सकते हैं कि नॉर्मल मैरिज होती है, क्योंकि देखिए जब आप मैरिज कर लिव इन रिलेशनशिप भी तो प्यार से ही आपका बना है, तो आप एक साथ रह रहे हैं उसमें, ठीक है आप शादी नहीं कर रहे, लेकिन जो उससे आपका बच्चा हो वो तो पूरा लेजिटिमेट है, तो उसको आप आप कौन होते हो उसके लिए कुछ नेगेटिव क्रिएट करने वाले। तो यहाँ पे ये जो सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जिसे लोग इलेजिटिमेट कहते हैं वो अब लेजिटिमेट है, और उसका पूरा अधिकार है आपके संपत्ति में, चाहे माँ का संपत्ति हो चाहे पिता का संपत्ति हो। अडॉप्टेड चिल्ड्रन को भी मिलेगा, एंड दोज बोर्न थ्रू सरोगेसी से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका भी इनहेरिटेंस संपत्ति में अधिकार है। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे हो गया ये सारे आईवीएफ, ये सारी चीजें, सरोगेसी हो गया, ओके, एडॉप्शन हो गया, उसमें भी उस बच्चे का संपत्ति में अधिकार होगा। It abolished the compensatory system. Compensatory system क्या होता है? Compensatory system governing ancestral property index है under the Hindu Succession Act 1956। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ये क्या होता है। इसका मतलब होता है आपका, रुकिए एक मिनट, कोपेंसन एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की संपत्ति है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें अर्थ है जैसे संयुक्त उत्तराधिकारी हैं, मतलब कि जो आपके जो इनहेरिटेंस लेने वाले हैं वो क्या है, आपके जॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि एचयूएफ के प्रत्येक सदस्य को हिंदू सक्सेशन कानून के तहत संपत्ति, धन और जो भी चीज है उसका लेने का कानूनी अधिकार है, तो उसको इन्होंने यहाँ पे एबॉलिश कर दिया है। इन केस ऑफ इन स्टेट सक्सेशन, इसमें क्या होता है, निर्विसित उत्तराधिकारी। इसका मतलब ये होता है कानूनी तौर पे कि आपके जो एसेट्स के हेड है, पूर्वज आपके फोर फादर है, और अगर उन्होंने कोई बिल नहीं बनाया है, so where no registration will exist, the bill guarantee equal property rights for the spouse, children, parents departing from existing personal law, okay। तो उसमें भी जो आपकी स्पाउस है और आपके बच्चे हैं उनको प्रॉपर्टी का इक्वल राइट जाएगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सम मैरिज प्रैक्टिस, अब कुछ यहाँ पे शादी जो है तौर तरीके को क्रिमिनलाइज किया गया, अगर वो इस कैटेगरी में ऐसी शादी करते हैं तो उनपे क्रिमिनल केस चलेगा। दिस विल हैज बैंड सर्टेन मैरिज प्रैक्टिसेस प्रिवेलेंट अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे कि निकाह, हलाला और ट्रिपल तलाक विदाउट मेंशनिंग देयर नेम। For example, according to Section 30, subsection A of the bill, individuals are now entitled to marry their divorced spouse without any precondition. अगर इनमें तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, लेकिन सेक्शन 30 सबसेक्शन ए कह रहा है कि जो डाइवोर्स सेपरेट पार्टनर्स थे वो फिर से रिमैरी शादी कर सकते हैं विदाउट एनी प्री कंडीशन, और जो वो निकाह हलाला होता है तो उसको उसमें देयर बाय एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ निकाह हलाला। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव, और मुस्लिम वुमेन्स के जो राइट्स हैं उसको बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योर किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर। सेंटर ने भी ट्रिपल तलाक को एबॉलिश कर दिया गया है, उनके राइट्स को ज्यादा से ज्यादा उनको राइट्स दिया जा रहा है, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, एजुकेशनल लेवल पे उनको बहुत सारे स्कीम्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि वो अपना जो सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस है, को इम्प्रूव करके अपने आप को एम्पावर्ड करे। फिर डाइवोर्स की क्या प्रोसीडिंग्स है, तो मेन एंड वुमेन हैव बीन अकॉर्डेड सिमिलर राइट्स विद द रिस्पेक्ट टू डाइवोर्स, दोनों को सिमिलर आपके प्रोविजंस प्रोवाइड कराए गए हैं कि दोनों का एक जैसे सेपरेट होने का तरीका है। द ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स इंक्लूड एडल्ट्री, क्रुएल्टी, रिलेशन, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, मेंटल डिसऑर्डर। ये सारी एडल्ट्री मतलब कि अगर आपकी शादी है और आपका अफेयर किसी और से चल रहा है और आपने मेल फीमेल पार्टनर को धोखा दे रहे हैं तो उसमें भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। क्रूएल्टी, आपके ऊपर मार पीट का दोष है, कन्वर्जन और आपके मेंटल डिसऑर्डर इसमें इंक्लूड है। Then it doesn't recognize the irretrievable breakdown of marriage. Irretrievable breakdown marriage का मतलब होता है कि जिसमें लड़ाई झगड़े voidable कर दिया गया हो, which refers to a situation, तो उसको ये recognize नहीं करा है, which refers to a situation where the relationship between the spouses had deteriorated to such an extent that it cannot be repaired or restored, leading to the irrelevance of continuing the marriage. Then further voidable marriages can be annulled
and on grounds such as non-consumption, contravention of marriage condition, etc. Women have a special right to seek divorce under the bill. Only two circumstances, दो condition दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं. If the husband has been found guilty of rape or any kind of unnatural sexual offense का शिकायत आता है तो वो ग्राउंड है उनको डाइवोर्स लेने का. If the husband has more than one wife, in case of divorce, the custody of child up to 5 years of age का किसके पास रहेगा? मदर के पास रहेगा. However, फिर इसके बाद the Guardians and Wards Act 1890 will continue to govern court appointed guardianship. ये इसमें आपका लागू रहेगा. अब ये तो रहे आपके उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजंस. अब इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देख लेते हैं. पहला तो जेंडर इक्वालिटी. सबसे पहले ये है कि अगर जो लड़की मेट्रो सिटीज में देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और सडनली वो डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं अपने मेल पार्टनर्स के द्वारा, तो उनको कोई वहां पे राइट्स नहीं प्रोवाइड कराए गए थे, अवेलेबल नहीं है. तो इसमें क्या हुआ है, तो उनके जब ये राइट्स आ जाएंगे तो उनको कहीं कुछ प्रॉब्लम फाइनेंशियली नहीं देखने को मिलेगा, सोसाइटी में उनको नेगेटिव नजरिए से नहीं दिखाया गया. तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है कि देखिए गलती तो अगर हुई है तो दोनों तरफ से हुई है, नहीं हुई तो दोनों को नहीं हुई. तो इसीलिए यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप को लेजिटिमेट, उससे जो बच्चा हो रहा है उसको लेजिटिमेट करने के लिए ये बहुत अच्छा आपका स्टेप प्रोविजन ऐड किया गया है, जिससे कि आपका जेंडर इक्वालिटी प्रमोट होगा कोई भी किसी भी स्टेट के पर्सन को लेकर. तो यहाँ पे है कि दोनों अपना बराबरी के साथ चलेंगे. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल सिस्टम्स को और सिंप्लीफाई कर दिया गया है. पहले ज्यादा लोगों को अपने लीगल राइट्स, शादी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर ये सब नहीं था. पेपर वर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे, तो उसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है इस प्रोविजंस के द्वारा. क्योंकि अब सभी को पता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सभी के लिए लागू होगा एक जैसे. तो इससे क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता रहेगा, क्योंकि अब ये एक जैसा हो गया है. नेशनल इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली आपके ब्रदरहुड को, नेशनलिज्म को और ज्यादा हम पॉजिटिव इम्पैक्ट में देख सकते हैं. तो ये तो रहा उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस. होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच.